हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और हमने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिए हैं, उसमें से और क्वेश्चन मैं करा दी हूँ। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? स्व अयोग्यता। स्व अयोग्यता क्या है? स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती? यानी कि जो स्व अयोग्यता है तो क्या होता है, इसमें बीज की रचना तक यह प्रक्रिया क्यों नहीं पहुंच पाती है। और ये क्वेश्चन कहाँ से है? एनसीईआरटी, जो 12th की एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, उसके क्वेश्चन है। तो उसी को हम सोल्व करा रहे हैं। स्व अयोग्यता, जो स्व अयोग्यता यानी कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी या स्वबंधता उभयलिंगी या द्विलिंगी पौधों की अयोग्यता है। यानी क्या होता है, जो दो लिंगी पौधा होता है, मान लीजिए कोई पुष्प का पौधा क्या है, दो लिंगी है। दो लिंगी अर्थात उसमें नर भाग और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। यानी कि जब नर भाग और मादा भाग दोनों पाए जाएंगे उस पौधे में, तो उसमें क्या होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण होगा, जिससे फिर क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन होगा और आगे क्या होता है, बीज की रचना बनती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या बोला है, प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती। यानी कि स्वपरागण, जैसे दो लिंगी है तो दो लिंगी है तो स्वपरागण तो होगा। अब जब स्वपरागण होगा तो इसमें बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाता। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। परिभाषा, यानी कि स्व अयोग्यता यानी कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी या स्वबंधता उभयलिंगी या दो लिंगी पौधों की अयोग्यता है। यानी क्या है, दो लिंगी पौधों में ये कमियां पाई जाती है, जो क्रियात्मक नर व मादा युग्मक उत्पन्न करने के बजाय स्वपरागण करने पर योग्य बीज उत्पन्न करते हैं। यानी क्या होता है, युग्मक उत्पन्न करने के बजाय, यानी कि क्रियात्मक नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होता है, नहीं उत्पन्न कर पाते हैं। क्या बोला है इसमें, क्रियात्मक नर युग्मक और मादा युग्मक करने के बजाय स्वपरागण करने पर योग्य बीज उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि बीज उत्पन्न हो जाता है और क्रियात्मक नर युग्मक और मादा युग्मक इसमें उत्पन्न नहीं हो पाता। अब चलिए देखते हैं इसका कारण क्या है, किस कारण से ये होता है। कारण क्या है, स्व अयोग्यता बहुयुग्म विकल्पी एस जीन द्वारा आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होती है। यानी कि जो स्व अयोग्यता है, यह क्या होती है, स्व अयोग्यता कैसी लक्षण है, यानी कि बहुयुग्म विकल्पी है। बहुयुग्म विकल्पी होता है, बहुयुग्म विकल्पी जीन द्वारा, मतलब आनुवांशिक रूप से क्या होता है, बहुयुग्म विकल्पी जीन जो एस जीन होता है उससे क्या होता है, कंट्रोल होता है। वह यानी कि जो पोलन ग्रेन होता है वह वर्तिकाग्र या वर्तिका पर समान युग्म विकल्पी या एलील, यानी कि समान युग्म विकल्पी को हम क्या बोलते हैं, एलील भी बोलते हैं। तो क्या है, S1 या S1 S2 की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप परागकण अपनी वृद्धि पूर्ण करने में असमर्थ हो जाते हैं। यानी क्या होता है, ये जो है, ये तो क्या करता है, आनुवांशिक रूप से नियंत्रित करता है किसको, स्व अयोग्यता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। लेकिन जो परागकण है, परागकण व वर्तिकाग्र, परागकण क्या होता है, नर भाग होता है, और क्या है, वर्तिकाग्र और वर्तिका ये क्या होता है, मादा भाग होता है। पर समान युग्म विकल्पी या एलील क्या हो जाते हैं, S1 S2 की उपस्थिति हो जाती है। उसमें क्या हो जाता है, ये जो S1 S2 क्या हैं, ये एलील हैं, तो उसमें उपस्थित हो जाते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण क्या हो जाती हैं, वृद्धि पूर्ण करने में ये क्या हो जाती हैं, असमर्थ हो जाते हैं। और कौन वृद्धि करने में असमर्थ होता है, यानी कि जो परागकण आता है, जैसे वर्तिकाग्र में परागकण आया तो वहाँ पर क्या करेगा, वृद्धि करता है, और वहाँ पर फिर क्या होगा, परागकण का अंकुरण होता है। जब अंकुरण होता है तो वहाँ पर क्या बनता है, यानी कि पोलन ट्यूब बनती है। अब पोलन ट्यूब में क्या होंगे, नर युग्मक बनेंगे, तो ये प्रोसेस उसमें नहीं हो पाएगी। यानी क्या हो जाता है, यहाँ पर असमर्थ हो जाते हैं। वहाँ से तो वहाँ
तक आया, मतलब कि परागकण जो है, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना, बस उतने तक पहुँचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। लेकिन वहाँ से जब क्या होगा, परागकण से जब पोलन ट्यूब का निर्माण होगा और पोलन ट्यूब के निर्माण होने के बाद नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन होगा, तभी निषेचन कहलाएगा या फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो पाती है। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। स्व अयोग्यता बहुयुग्म विकल्पी एस जीन के द्वारा आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होती है। यानी क्या होती है? एस जीन के द्वारा आनुवांशिक रूप से, ये क्या है? साइंटिफिक रीजन है कि मतलब एस जीन के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होती है। परागकण व वर्तिकाग्र या वर्तिका पर समान युग्म विकल्पी या एलील S1 S2 की क्या होती है? उपस्थित के कारण परिणाम स्वरूप परागकण अपनी वृद्धि पूर्ण करने में क्या हो जाते हैं? असमर्थ हो जाते हैं तथा निषेचन को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बीज नहीं बनता है। जिसके जब क्या होगा, इसमें निषेचन ही नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? बीज ही नहीं बन पाएगा। निषेचन होगा, उसके बाद युग्मनज बनेगा, फिर उसके बाद वृद्धि होगी, तब क्या होगा? तब बीज का निर्माण होगा। लेकिन इसमें बीज का निर्माण नहीं हो पाएगा क्योंकि निषेचन ही नहीं हो पाता। भले परागण इसमें हो जाए, परागण तो वहाँ तक पहुँचने की प्रोसेस है। तो ये क्या है? ये दो लिंगी पौधों का में जो उसमें क्या होती है? कमी होती है। ये स्व अयोग्यता दो लिंगी पौधों में क्या होती है? कमी होती है। अब क्या है ये? क्या थैली लगाना तकनीकी क्या है पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है? यानी जो पादप जनन कार्यक्रम है, इसमें ये जो बैंगिंग बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना तकनीक किस प्रकार उपयोगी है? इसमें दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहली बात तो क्या है? बैंगिंग बोरा वस्त्रावरण किसे कहते हैं? या थैली लगाना। जैसे मान लीजिए दो लिंगी पौधा है और उसमें हम क्या चाहते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार हम उसमें आगे की जो जनरेशन आने वाली है, तो हम उस लक्षण उत्पन्न करवाना चाहते हैं। तो जब वो अपने से क्या होगा, उसमें परागण होगा या निषेचन होगा, तो वो पौधे के अनुसार होगा। लेकिन मान लीजिए हमको क्या है, कोई आम का पेड़ है और वो क्या है, बहुत खट्टा है, और क्या है, हमें आगे मतलब कि क्या हो, इसमें जो पौधे में फल लगे तो हमें मीठा चाहिए, तो हम क्या करवाएंगे? उसमें संकरण करवाएंगे। और संकरण कैसा करवाएंगे कि जब वो दो लिंगी है तो उसमें जो नर वाला भाग है उसको निकाल देंगे, और जो मादा वाला भाग है उसको हम क्या करेंगे? बैंगिंग बोरा वस्त्रावरण, यानी कि उसमें क्या करेंगे? कागज़ की थैली से ढक देंगे या पॉलीथीन से ढक देंगे, और फिर अपनी इच्छा का परागकण लाके हम मादा वाले भाग में यानी वर्तिकाग्र में क्या करेंगे? डाल देंगे या छिड़काव कर देंगे, जिससे हमारे अनुसार कि हमें जो लक्षण चाहिए वही लक्षण का उसमें आगे आने वाली जनरेशन में हमें फूल या कोई भी फल हमें प्राप्त होगा। ये वही प्रोसेस है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। परिभाषा, इसकी डिफिनीशन क्या है? बोरा वस्त्रावरण तकनीक पॉलीथीन या कागज़ के थैले के साथ फूलों को ढकने की तकनीक है। ये वही बात बता रहा है कि बोरा वस्त्रावरण तकनीक पॉलीथीन या कागज़ के थैले के साथ फूलों को ढकने की तकनीक है। यानी क्या होता है? फूलों को ढका जाता है। जो जनन प्रोग्रामों के दौरान विदेशी बाह्य पराग से उनको संक्रमित होने से रोकता है। यानी कि जो मान लीजिए जैसे बाहरी परागकण उसको क्या हो, फूलों को संक्रमित ना कर पाए, और फूलों में किस भाग को? मादा वाले भाग में जो क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, उसको क्या हो, संक्रमित ना कर पाए, यानी उसको क्या हो, उसमें परागण की प्रोसेस ना हो पाए, इसीलिए उसको क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है। थैले केवल हस्त परागण होता है, जो परागण होता है मतलब कि नर वाला भाग होता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है? पहले ही निकाल दिए जाते हैं, ताकि
एकत्रित कर सके तथा मादा पौधे के ग्राही वर्तिकाग्र पर इनका छिड़काव कर सके। यानी कि ग्राही किसे बोलेंगे, जो किसी चीज़ को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और किसी को ग्रहण करेगा। तो वहाँ पर वर्तिकाग्र क्या होती है, यहाँ पर ये ऐसी संरचना होती है ना, ऐसी संरचना। और ये क्या होता है, अंडाशय होता है यानी ओवरी होती है, ये वर्तिका होती है और ये क्या होता है, वर्तिकाग्र। यहीं पर क्या होगा, परागकण को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्राही बोलते हैं। तो क्या होगा, वर्तिकाग्र पर इनका छिड़काव करेंगे। अब वहाँ पर छिड़काव कर देंगे जिससे हमारी इच्छा के अनुसार क्या होगा, फल या पुष्प क्या होंगे, प्राप्त हो जाएंगे। अब ये क्या है, पादप जनन में उपयोग। पादप जनन में उपयोग यानी कि कौन से पादप जनन में, ये जो क्या है, बैंगिंग, बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना, मतलब कि पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं कैसे उपयोगी है। इसका आंसर क्या है, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, विदेशी पराग से संक्रमण को रोकना, यानी कि जो बाहरी ना हो पाए पौधे में, तो उससे क्या है, रोकना, मतलब कि बाहरी संक्रमित न कर पाए। फिर क्या है, जंतुओं द्वारा क्षति उस पौधों को या उसके पुष्प को। फिर क्या है, वर्तिकाग्र पर विदेशी पराग का अंकुरण को रोकना, यानी कि जब परागकण होता है तो परागकण कहाँ आके, वर्तिकाग्र पर आके, यानी कि जो ये क्या होता है, वर्तिकाग्र वाला भाग होता है, ये वर्तिकाग्र वाला भाग होता है, यहीं पर परागकण आके क्या होता है, अंकुरित होता है। जब अंकुरित होता है तो पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, पोलन ट्यूब का निर्माण होगा तब इसमें 2 नर युग्मक बनेंगे। तो क्या होगा, वर्तिकाग्र पर विदेशी पराग का अंकुरण को रोकना, उसमें अंकुरित ना हो पाए, कोई विदेशी परागकण आया है तो वर्तिकाग्र पर अंकुरित ना हो पाए, इस प्रोसेस को रोकना है। यदि उसमें अंकुरित हो जाएगा तो फिर वो वही लक्षण, वो फिर क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया भी होती चली जाएगी और सब फिर युग्मनज बन जाएगा, फिर वो अपना अलग लक्षण उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि वर्तिकाग्र पर विदेशी परागकण का अंकुरण को रोक देना है। फिर क्या है, जो त्रिसंलयन है, ट्रिपल फ्यूजन, तो ये कहाँ होता है और कैसे संपन्न होता है। और फिर क्या पूछा है, त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताएं। जो त्रिसंलयन होता है तो ये क्या है, इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला तो ये होता क्या है, फिर ये कहाँ होता है और कैसे होता है, 3 क्वेश्चन हुए। फिर क्या है, त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई, इसमें कौन कौन से न्यूक्लियस शामिल हैं उसको बताना है। तो कितने क्वेश्चन हो गए इसमें, 4 क्वेश्चन शामिल है एक ही प्रश्न में। ये अगर पूछेगा तो 4-5 नंबर में पूछ सकता है। फिर क्या है, त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन, यह कायिक निषेचन का नाम है। यानी क्या है, ये कायिक निषेचन का नाम है जिसमें नर युग्मक का द्वितीयक प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका को उत्पन्न करता है। यानी क्या करता है, इसके फ्यूजन से, यानी कि जो पोलन ग्रेन में या पोलन ट्यूब में क्या होती है, 2 नर युग्मक होता है। तो पहला वाला तो कहाँ जाके अंड कोशिका से संलीत होता है। और ये प्रोसेस हम पिछले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से इसको समझाए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ये क्या है, ये पोलन ट्यूब हो जाती है। पोलन ट्यूब में 2 नर युग्मक होता है। अब 2 नर युग्मक में से पहला जाके अंड कोशिका को फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन उसमें होता है तो क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है, 2n संरचना बनती है। और जो सेकंड वाला नर युग्मक जाके कहाँ निषेचित करता है, जो द्वितीयक केंद्रक होता है। तो जब उसके निषेचन के बाद क्या बनेगा, मतलब कि 3n संरचना बनती है, त्रिगुणित संरचना बनती है। इसके बाद फिर क्या होता है, जब वो त्रिगुणित संरचना बन जाती है तो उसको हम बोलेंगे क्या, फिर क्या बोला है उसमें क्वेश्चन में, सम्मिलित न्यूक्लियाई 3 केंद्रक त्रिसंलयन में प्रयुक्त होते हैं। यानी क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, 3 केंद्रक त्रिसंलयन में प्रयुक्त होते हैं। पहला क्या है, नर युग्मक, और उसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है।
कहाँ संपन्न होती है, कैसे संपन्न होती है और इसमें कितने न्यूक्लियस सम्मिलित हैं। तो ये कहाँ संपन्न होती है? 3 केंद्रक त्रिसंलयन में प्रयुक्त होते हैं। नर युग्मक एक केंद्रक नर युग्मक का एक केंद्रक होता है और 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है, यानी कि 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है और ये कहाँ होता है? एम्ब्रियो सैक के बीच में होता है, सेंटर में। और ये क्या है? एक नर युग्मक। तो कितने केंद्रक हो गए? 3 केंद्रक हो गए। उनका संयोजन उत्पाद द्वितीयक केंद्रक कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 12th नंबर का, एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? यानी कि जो युग्मनज है, निषेचन की बात क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और ये कैसी संरचना होती है? 2 गुणित संरचना होती है, क्योंकि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं और उनका क्या होता है? फ्यूजन होने के बाद वो डिप्लॉइड संरचना में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है? डिप्लॉइड संरचना। तो प्रसुप्ति के बारे में, यानी कि जो प्रसुप्ति आप क्या समझ रहे हैं? प्रसुप्ति यानी कि वो क्या है? स्थिर अवस्था पे कोई चीज़ क्या हो जाती है? वो स्थिर अवस्था या स्टेज में चली जाती है, उसे हम प्रसुप्ति अवस्था बोलते हैं। के बारे में आप क्या समझते हैं या सोचते हैं? तो क्या है? युग्मनज एक निषेचित बीजांड में कुछ, यानी बीजांड की संरचना ये पहले हम पढ़ा चुके हैं। ये कैसे होती है? ऐसे इसकी संरचना होती है। ये इसमें अच्छे से डायग्राम नहीं बन रहा है। तो ये क्या है? ऐसे संरचना होती है और ये क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है और ये इंटेगुमेंट होते हैं और ये क्या होता है? फ्यूनिकल, यानी कि बीजांड वृंत होता है और यहाँ पर क्या होता है? हाइलम होता है। तो क्या बोला है? युग्मनज एक निषेचित बीजांड में कुछ समय के लिए, निषेचित बीजांड में क्या हो जाता है? कुछ समय के लिए प्रसुप्त रहता है, यानी कि एकदम स्थिर, निषेचन हो गया है उसके बाद एकदम स्थिर अवस्था में रहता है, जिससे भ्रूण कोश की कुछ मात्रा पहले बनती है। यानी क्या होती है? भ्रूण कोश, यानी कि जो एम्ब्रियो सैक है कि कुछ मात्रा पहले बनती हैं। ऐसी प्रसुप्ति प्रवस्था विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण सुनिश्चित करती है। यानी क्या होती है? उसमें पोषण सुनिश्चित, यानी कि न्यूट्रिशन क्या करती है? सुनिश्चित करती है, क्योंकि युग्मनज भ्रूण पोष की कुछ मात्रा बनने के बाद ही विभाजित होता है। यानी कि जब भ्रूण पोष क्या होता है? कुछ भ्रूण पोष की मात्रा क्या हो जाती है? बन जाती है, तब वो क्या होता है? विभाजित होता है। यदि आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए इस चैनल को। और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।